हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलर एरिथमेटिक। हैव यू एवर हर्ड अबाउट मॉड्यूलर एरिथमेटिक? आई थिंक नो, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा नया है आपके लिए। बट अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों ने डिवीज़न ज़रूर सीखा होगा, बचपन से करते आ रहे हैं, है ना। सबसे पहले यही तो सीखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। And we all are familiar with the usual arithmetic since our childhood. नॉर्मल जो मैंने बोला, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, हमने एरिथमेटिक को नंबर्स की फॉर्म में सीखा है। बहुत सारे वेज भी सीखे हैं नए नंबर्स को जनरेट करने के, बाय कंबाइनिंग दैम थ्रू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। डे टू डे लाइफ में हमने काफ़ी नए मैथ्स को भी सीखा है, जिसके बारे में काश हम सोचते भी नहीं हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि ये वॉच है अपने पास, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक की डिजिट्स होती हैं। एक सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि अभी टाइम हुआ है 13 o'clock, कि अभी जो है ना 13 बजे हैं, तो क्या आप सब लोग बिलीव करोगे? आप बोलोगे अरे नहीं मैम 13 नहीं है, हमारे पास टोटल जो क्लॉक का टाइम होता है वो 12 तक जाता है, और अगर 13 के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो अभी 1 बजा होगा। ठीक बात है। मॉड्यूलर एरिथमेटिक कुछ ऐसी ही चीज़ है जो डिवीज़न से निकल कर आई है। मेन काम इसका क्या है कि ये रिमाइंडर पर काम करता है। रिमाइंडर, जो मॉड्यूलर एरिथमेटिक है अपना, वो सारा का सारा फोकस्ड है रिमाइंडर के ऊपर। अब आप लोगों को लगेगा कि ये कैसे? आपने मेरे को बोला कि मैम 13 नहीं बोलेंगे, 1 बोलेंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप लोगों ने 13 को डिवाइड किया है 12 से। अगर मैं 12 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर आता है वो आता है 1। अब पक्का आप लोगों के दिमाग में गया होगा कि मैम क्वोशंट भी तो 1 आया, तो क्या पता यहाँ पर ये 1 क्वोशंट वाला हो, रिमाइंडर वाला ना हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ कि अगर मैं कहूँ अभी 37 बज रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि मैम ये कोई टाइम थोड़ी है। अगेन आप इसको 12 से डिवाइड करोगे, देन 3 पर जाओगे तो आपके पास फिर से 1 आएगा। दैट मीन्स अभी भी 1 ही बजा है। कैसे? आपके पास एक क्लॉक में टोटल 12 तक की डिजिट्स होती है ना। तो मैं कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ ये जो 12 तक की डिजिट्स है ना, ये 3 राउंड कंप्लीट करके आया है। एक बार करेगा तो 12 आया, दूसरी बार करेगा तो 24 आएगा, थर्ड टाइम करेगा तो 36 आएगा, और 36 से जस्ट एक स्टेप आगे 1 बचता है हमारा, दैट मीन्स 37। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलर एरिथमेटिक का। दैट मीन्स कि जो ये मॉड्यूलर एरिथमेटिक सिर्फ एक वर्ड यूज़ करा गया है। बेसिक जो ये चीज़ है वो एक रिमाइंडर के अराउंड घूमती है। इसका मतलब ये है कि रियल लाइफ में कुछ एक नंबर्स ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, रैप करते हैं। जैसे मैं कहूँ वो सारे नंबर्स जो 5 से डिवाइड करने पर मेरे को रिमाइंडर 1 दे, तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं? खुद एक 1 है, 6 है, 11 है, 16 है, 21 है, अप टू सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स जो है ना वो रिमाइंडर 1 प्रोवाइड करेंगे जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी। तो ये सारे नंबर्स मेरे को एक आइडिया दे रहे हैं कि ये सभी 1 के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं अगर 5 से डिवाइड करूँ तो। ठीक है। इन सभी को अगर मैं लिखना चाहूँ ना तो मैं कुछ ऐसे इनकी कॉन्ग्रुएंस क्लास बना सकती हूँ। कॉन्ग्रुएंस क्लास का मतलब है कि अगर मेरे को रिमाइंडर 1 चाहिए 5 से डिवाइड करने के बाद, तो वे नंबर्स आएंगे 1 6 11 16 21। अगर आप पहले बता देते हो कि आफ्टर डिवीज़न ऑफ 5 मेरे को 1 रिमाइंडर चाहिए, तो वो कौन कौन से नंबर आएंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंस क्लास बन जाती है कि वो कितने नंबर हैं जो 5 से डिवीज़न होने के बाद 1 रिमाइंडर देंगे, तो उन सबको एक सेट में रख देना। वो मॉड्यूलर एरिथमेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम बचपन से डिवीज़न करते आ रहे हैं, तो डिवीज़न से जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है, अगर आपको याद हो तो आपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा है क्लास 10th में। वो भी कुछ ऐसा ही है जो HCF के बारे में हमें बता देता है, बट वो बताता है इसके बारे में। लेकिन अब जैसे हम 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, एक टॉपिक आता है अपने पास अप्लाइड मैथ्स, जो CBSE ने अलग से आजकल लगाया है। उसमें सबसे पहला ही टॉपिक हम जो पढ़ने जाते हैं ना वो है मॉड्यूलर एरिथमेटिक।
और बिल्कुल बेसिक सी बात है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने अभी 13 को डिवाइड करके दिखाया किससे, 12 से, और हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1, तो सिर्फ इस पैटर्न को एक लिखने का नया तरीका बनाया गया है। वो है, अगर मैं 13 को डिवाइड करती हूँ 12 से तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आता है, और क्योंकि कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है तो कुछ ऐसा। इसका मतलब ये है कि जो नंबर को डिवाइड करना है उसको लेफ़्ट साइड लिखो, कॉन्ग्रुएंसी के सिंबल लगाओ, जितना रिमाइंडर आया उसको लिखो, और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको मोड में करके लिखो। दैट मीन्स अगर 12 13 को डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर आएगा। चलो, अगर इतना भी नहीं समझ आता है तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं कि अगर 7 को 4 ने डिवाइड किया तो अपने पास आंसर आएगा 3। अब वापस से आप बैक करो वीडियो को, थोड़ा सा पीछे जाओ और उसमें देखो, अगर 7 को डिवाइड करना है, डिवाइड कौन कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर कितना बचा अपने पास 3, कॉन्ग्रुएंस लगा दो। ये वाला प्रोसेस बचपन में सीखते हैं, सिर्फ उसको लिखने का पैटर्न नया आया है। अगर लिखने का नया पैटर्न है तो इसी का एक नया नाम रख दिया गया है, दैट इज़ मॉड्यूलर एरिथमेटिक, या फिर इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस मोडुलो, जो क्या करता है, जो हमें रिमाइंडर के बारे में बताता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। आप मुझे बताना कि जो मैंने कॉन्ग्रुएंस लिखी है वो ठीक है या नहीं है। 27 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 4। प्लीज़ पॉज द वीडियो और कमेंट्स में आंसर करना कि 27 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोडुलो 4, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पॉज इट एंड सॉल्व योरसेल्फ। अगर करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या मतलब था, 27 को अगर 4 से डिवाइड करा जाए, ठीक है, तो अपने पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3। चलो 4 6 24, कितना आंसर आया, 3। क्या यहाँ पर भी 3 है, बिल्कुल 3 है, तो गिवन स्टेटमेंट क्या है अपनी, ट्रू है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मोडुलो अरिथमेटिक इज़ नथिंग बट अ टॉपिक बेस्ड ऑन रिमाइंडर विच इज़ सेम एज वी हैव लर्न फ्रॉम इन आवर चाइल्डहुड, दैट इज़ डिवीज़न। ठीक है, वो डिवाइड करता है, ये सिर्फ रिमाइंडर पर काम करता है। चलो मेरे को नेक्स्ट बताना कि अपनी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मैंने लिखा 15 कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 9। अगेन पॉज द वीडियो, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या आएगा अपने पास। देखो, इसका मतलब ये है कि 15 को डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है, और किस पर जाएगा ये, ऑब्वियस सी बात है आप पहले तो 1 पर ही जाओगे क्योंकि आगे की कैलकुलेशन मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो अपने पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, 6। क्या यहाँ पर 6 गिवन है, नो, सो आवर गिवन कॉन्ग्रुएंस इज़ नॉट ट्रू। बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ आया है तो आपको पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही गिवन हैं अप्लाइड मैथ्स में, जिनको आपको ट्राई करना है कि क्या सच में ऐसा है कि हमारे पास ऐसी ही चीज़ें आ रही हैं, क्या रिमाइंडर ऐसे ही आ रहे हैं। सिर्फ एक टेस्ट करने का तरीका है सबसे पहले। ठीक है, देन हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x satisfying x + 1 congruent to 2 raised to power 8 mod 7। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा नए टाइप का है। नया टाइप कैसे, कि इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 7 से, तो ये रिमाइंडर आना चाहिए। थोड़ा सा नया आ गया, दैट मीन्स अब कैसे सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी 2 की अप्रोक्स 10 पावर्स तक तो हम याद रखते हैं, 1024 आंसर आते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करना, x + 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2 raised to power 8 सॉल्व करो। पॉज द वीडियो, 2 raised to power 8 फाइंड आउट करो। नहीं होता है तो आगे देखो, 2 raised to power 8 होता है 256 mod 7। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक बेसिक सी बात बताती हूँ। देखो, जब मैंने ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया है, 7 को 4 से डिवाइड किया था, ऐसा कुछ लिखा, तो यहाँ से एक नया आइडिया जो जनरेट होता है अपने पास वो ये है कि अगर इस 3 को मैं उस साइड उठा ले जाऊँ तो 7 - 3 कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, यहाँ तो 0 बचा ना, 3 तो उस साइड चला गया, 0 mod 4। दैट मीन्स 7 - 3 4 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। इसका मतलब क्या है, अगर इस 4 को ये 4 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये जो नंबर है इसने कंप्लीट डिवाइड कर दिया इस वाले नंबर को।
यही बात हुई। अगर रिमाइंडर को गिवन नंबर से माइनस कर दूँ तो जो गिवन नंबर है वो तो डिविजिबल हो जाएगा ना कम्प्लीटली। वही फैक्ट है जो आपको ध्यान देना है, क्या कि अगर x + 1 इस 256 को उठा के इस साइड लाओ, -256 कॉन्ग्रुएंट हो जाता है 0 mod 7 के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिस टर्म इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। ठीक है, क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि x - 255 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7। अगर 7 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। अब एक बात बताओ, आपस में कम्प्लीटली डिवाइड कब करते हैं? जब वो एक दूसरे के फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 6 को 2 ने डिवाइड किया, कम्प्लीटली डिवाइड किया, सिर्फ तभी कर पाएगा ना जब 6 उसका एक फैक्टर होगा। सही बात है। इसका मतलब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों के पास, विच इज़ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या कहती है, ये इसके आगे तभी फॉरवर्ड करेंगे जब डिविजिबिलिटी दिमाग में बैठ जाएगा। डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है, अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। ये जो मैंने स्लैश लगाया है इसका मतलब है b इज़ डिविजिबल बाय a। अगर मैं और नॉर्मल वर्ड्स में कोई नंबर लेकर लिखूं तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगी 2/4। नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये। इसका मतलब हुआ 4 इज़ डिविजिबल बाय 2। अब आ जाते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज पर। क्या लैंग्वेज है? अगर मैं बोलूं कि 4 को 2 डिवाइड करता है, क्या आपको इंग्लिश आती है? थोड़ी बहुत भी आती है तो आप इसका पैसिव बनाएं। 4 को 2 डिवाइड करता है, मैं बोल रही हूँ 2 डिवाइड्स 4। अगर इसका पैसिव बनाओगे तो बनेगा 4 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो उसकी जो लैंग्वेज है वो कुछ ऐसी हो जाएगी मैथ्स के टर्म्स में कि 4 इज़ डिविजिबल बाय 2। इसका ये मतलब हुआ कि जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है उसको ऊपर वाले नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दैट मीन्स 4 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स समथिंग k वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी की। सपोज़ आपके माइंड में आए कि मैम क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इज़ डिविजिबल बाय 1। 2 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 को क्या मैं 1 के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी इंटीज़र आ जाएगा और 2 एक इंटीज़र है। बट रिवर्स करना इसका ज़रा, मैं कह रही हूँ कि 1 इज़ डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ? 1 इज़ डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब हुआ कि 2 जो है ना वो 1 को डिवाइड करता है। क्या 2 1 को डिवाइड करता है? इंटीजर्स की फॉर्म में डिवाइड करना चाहिए, ध्यान देना मैंने यहाँ पर लिखा है इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर 1 जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, इसका मतलब हुआ 1 को लिखा जा सकता है सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2। बट यहाँ पर तो k की वैल्यू समथिंग 1/2 आएगी। 1 वैल्यू लाने के लिए k को तो मेरे को 1/2 लेना पड़ेगा ना। ध्यान से देखो, 1 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1/2 हुआ अगर, तभी तो ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई होएगी ना। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। बट k जो है वो इंटीजर से आना चाहिए, ये कंडीशन है। लेकिन k तो 1/2 है एंड 1/2 इज़ नॉट एन इंटीजर। तो इसीलिए मैंने आपको जो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बताई है वो यहाँ पर अप्लाई होती है कि अगर x - 255 7 से डिविजिबल है तो x - 255 को 7 के मल्टीपल में लिखा जाएगा वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब अपनी साइड से k को कोई भी वैल्यू दे दीजिए, 0 1 2 3 अप टू सो नेगेटिव वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, -1 -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फर्दर वैल्यूज़ आती जाएंगी। जैसे हम बात करते हैं कि x - 255 इज़ इक्वल टू 7। जब मैंने k को रखा 1 तो x इज़ इक्वल टू 7 + 255 कितना आ जाएगा? 262। ठीक बात है, x की वैल्यू आई 262। एक बार इसको गिवन कंडीशन में रख के देख लो कि 262 - 255 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7, क्या ये ट्रू है? अच्छा, 62 में से 55 जाएंगे तो 7 बचेगा। 7 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7, क्या ये बात सही है? अरे बिल्कुल सही है। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा ना। अब क्योंकि x एक वेरिएबल है ना, वैसे ही k एक वेरिएबल निकल के आए तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हैं।
अगर आपको इसका सोल्यूशन कंप्लीट देखना है तो देखो, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग x + 1 कॉन्ग्रुएंट टू दिस mod 7। गिवन है x + 1 कॉन्ग्रुएंट टू 2⁸ mod 7। हमें तो x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। 2⁸ इज़ नथिंग बट 256 एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, इफ़ आई सब्ट्रैक्ट 256 फ्रॉम x + 1 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 7। ये वाली वैल्यू अपनी 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन रिवर्स करो, वीडियो को बार बार देखो, आपको समझ आ जाएगा और फिर अपने कॉन्सेप्ट्स बनाओ, ठीक है। देन x - 255 जो है वो डिविजिबल अगर 7 से है तो वो 7 के मल्टीपल में लिखा जाएगा, ठीक बात है। अगर 7 के मल्टीपल में लिखा जाएगा तो आप जो इंटीजर वैल्यू आएगी q, उसको तो कुछ भी रख सकते हो ना। जैसे जैसे आप उसकी वैल्यूज़ को वेरी करोगे वैसे वैसे आपके पास x की मल्टीपल वैल्यूज़ आएंगी, और इन सभी मल्टीपल वैल्यूज़ को आपका मन करे तो आप गिवन कंडीशन में रख के देखो और आपको एग्जैक्ट ठीक आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम करते हैं इतना ही। आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होते हैं तो कमेंट में अपने डाउट्स पुट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।